एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए। ये शब्द तो आप मेरे पहले से ही सुनते होंगे। इस बार वेदांत की एक नई पहल है। वेदांत की नई पहल ये है कि यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इंटरव्यू में भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई हम कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो उससे सिर्फ मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी है वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर वेदांत की एक नई पहल, वेदांत आपके सामने एक नए अंदाज में आ रहा है। हम चर्चा में रहा कोई भी टॉपिक लिया करेंगे, उसमें डिबेट के माध्यम से, आपसे डिस्कशन के माध्यम से आपको उसके लाभ हानि, जिससे आप कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस, उसका समाज में इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, साथ ही साथ हम यूपीएससी ओरिएंट उस पर डिस्कशन किया करेंगे कि अगर हम यूपीएससी ओरिएंट है या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या होना चाहिए। ये सारी चर्चा परिचर्चा हम इस डिबेट के माध्यम से किया करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए अगर आप चाहते हैं सभी डिस्कशन की पीडीएफ लेना तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ को लेकर, क्योंकि आप सब जानते हैं एलआईसी का आईपीओ जारी किया गया है। अब उसके को लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। कह रहे हैं कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या एलआईसी बेची जा रही है। इसी में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों एलआईसी का आईपीओ जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एलआईसी के कर्मचारी हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट हम जो जानेंगे, इसमें जानेंगे कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं एलआईसी के, उन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका। तो ये सारा डिस्कशन हम यूपीएससी ओरिएंट रखेंगे, साथ ही साथ आपको इसका फुल कंक्लूजन निष्कर्ष के साथ देंगे कि अगर आपको लिखना हो मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आपको निष्कर्ष किस तरीके से चीजें कंक्लूड करनी चाहिए। तो हम अब मोहित जी से पूछेंगे एलआईसी के बारे में कुछ, कि एलआईसी है क्या। देखिए, एलआईसी क्या एक संस्था है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जनरली क्या होता है, हमारे भारत में एक नेचर रहा है कि हम इंश्योरेंस जो कराते हैं कि इसलिए नहीं कराते कि हमारी जान पे कुछ हो जाए, हमारी जान चली जाए या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उसमें लाभ हो सके। जनरली हम क्या कराते हैं, इनकम टैक्स से बचने के लिए। तो मोहित जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो हम एलआईसी कराते हैं, और एलआईसी आप कह सकते हैं हमारे और आप जैसे आम नागरिक सभी के घर में से किसी न किसी के एलआईसी होगी ही होगी। तो मोहित जी ये कह रहे हैं कि जो हम करवाते हैं वो इस कारण से ज्यादा करवाते हैं, और बिल्कुल इनका कहना सही है कि हम वहाँ पे जो हमें ब्याज देना पड़ता है, आप कह सकते हैं वो कम होता है उस पर चीजें, इंटरेस्ट। जी, दरअसल बात क्या है, जैसे हम अपने वाहन का भी इंश्योरेंस कराते हैं। हाँ जी। वो पुलिस वालों से बचने के लिए कराते हैं जनरली, बिल्कुल। अपने जान के लिए, अपने वाहन के लिए नहीं कराते हैं। तो ऐसा ही हमारे भारत में परसेप्शन होता है कि जनता, आम जनता में, कि हम जो भी इंश्योरेंस कराते हैं वो अपने जान के लिए नहीं या कुछ मिसहैपनिंग के लिए नहीं, एक इनकम टैक्स से रिबेट पाने के लिए। हाँ जी। देखिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस है कि एक बिल्डिंग का फिर या फिर व्हीकल का, हमारे असेट्स का होता है जनरली। और फिर उसके बाद हमारा लाइफ इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है कि हमारी लाइफ के बाद क्या होगा। उसमें क्या होता है कि हमें प्रीमियम देना पड़ता है, और उसके बाद हमारी एक मिसहैपनिंग के बाद या फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें एक अमाउंट मिल जाता है इंस्टॉलमेंट के रूप में, या फिर एक कमोडिटी अमाउंट मिल जाता है हमें। तो एलआईसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ये है, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैडम से जानेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा आज़ादी से पहले हमारा ये। बिल्कुल सर। तो एलआईसी, अगर आप सब जानते हैं स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने आप में जानना जरूरी है। अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो उसके पूरे आयाम के साथ, इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि एलआईसी की शुरुआत कहाँ से हुई। आप इंग्लैंड से कह सकते हैं हम इसकी शुरुआत हुई 1818 में। इंग्लैंड के माध्यम से हमारे देश में पॉलिसी की शुरुआत मानी जाती है। यूरोपियंस के द्वारा सबसे पहले कोलकाता में स्टैब्लिश की गई एक एजेंसी जीवन बीमा के लिए, आप जिसका नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो है ओरिएंटल बैंक लाइफ इंश्योरेंस। तो 1818 साथ ही साथ पहली स्टैब्लिशमेंट की गई कोलकाता में यूरोपियंस के द्वारा। और जो दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस उसका नाम था। अब जो दूसरी डेट इसमें महत्वपूर्ण होती है वो है कि दूसरी डेट से पहले माफी चाहूंगा, दूसरी डेट से पहले ये क्या बता सकते हैं कि क्या ये भारतीयों के लिए भी था, दर्शकों को?
सर बिल्कुल, मोहित जी ने जैसे पूछा कि ये भारतीयों के लिए नहीं था उस समय, सिर्फ वो लोग अपने लिए, जो उनके अपने साथी थे, अपने लोग थे, अपने देश से संबंधित लोग थे, सिर्फ उन्हीं का जीवन बीमा कराया जाता था। हमारे ही देश के कुछ लोगों के द्वारा ये नींव रखी गई कि नहीं, हमारे देश में चीजें चल रही हैं, हमारे देश में एस्टेब्लिशमेंट है, तो हम लोगों का भी बीमा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये शुरुआत की गई 1870 के लगभग, आप कह सकते हैं 1870 में। सबसे पहली कंपनी शुरू की गई मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, मुंबई म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस करके इस तरीके से कंपनी की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से भारतीयों का जीवन बीमा होने लगा। साथ ही साथ उस समय तक भी इसके लिए कोई खास प्रावधान और एक्ट नहीं थे, परंतु 1912 में सर्वप्रथम इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाने लगे। अब हम मोहित जी से चर्चा करेंगे आजादी के बाद जो अब इसका सिनेरियो है उसके बारे में, कि इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किसके माध्यम से हुआ, और आज तक का जो सिनेरियो है वो हम मोहित जी से जानेंगे। देखिए, जैसा कि मैडम ने बताया, आज़ादी से पहले की बात मैडम बता चुकी हैं, तो आज़ादी से लेकर और आज तक के सिनेरियो की बात हम करेंगे। लगभग जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसे कोई गवर्नमेंट हैंडल करे, ऐसी कोई भी कंपनी थी। तो उस दौरान बातें चली कि क्या गवर्नमेंट को इसमें भागीदार होना चाहिए, तो बातें चली, उसके बाद समय बीता। तो एक समय बीतने के बाद 1956 में बॉम्बे प्लान आया। तो बॉम्बे प्लान में ये कहा गया कि जो भी हमारी इस वक्त प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एक मर्ज करके एक कंपनी बनाई जानी चाहिए जिनको गवर्नमेंट हैंडल करे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। 200-250 कंपनी को मर्ज किया, उनको राष्ट्रीयकरण किया, कह दिया कि आज से आप गवर्नमेंट कंपनी, तो आज से आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। बॉम्बे प्लान, सर ने जैसे बताया कि बॉम्बे प्लान के माध्यम से, तो बॉम्बे प्लान था क्या? बॉम्बे प्लान बॉम्बे के कुछ उद्योगपतियों के द्वारा राष्ट्रीयकरण की राय दी गई थी। उन्हीं उद्योगपतियों की राय को बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया। तो बॉम्बे प्लान के माध्यम से ही फाइनल 1 सितंबर 1956, अगर मैं सही हूं सर डेट को लेकर, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो वर्तमान समय में एलआईसी का राष्ट्रीयकरण ने उन 250 से कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 250, बिल्कुल सर, मोहित जी बिल्कुल सही है कि उन 250 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके माध्यम से आज जो हम वर्तमान समय में देखते हैं एलआईसी का वर्तमान आधुनिक स्वरूप एलआईसी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल उभर कर आया, जो हम आज तक आप और हमारी एक ट्रस्टेड संस्था जिसे कह सकते हैं। जब 250 से 300 कंपनी को मर्ज कर दिया गया इनका, तो लगभग 1956 में एक एक्ट लाया गया। तो 1 सितंबर, जैसा कि मैडम ने बताया, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी अस्तित्व में आई कि ये कंपनी है। कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसके बाद लगभग काम करती रही एलआईसी, 1956 के आसपास तक काम करती रही। अब ये कहा गया क्या प्राइवेट कंपनियों को आना चाहिए इसमें। अब 1991 के रिफॉर्म्स हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। 1991 के रिफॉर्म हुए, उसके बाद तक भी ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हो। तो 1999 का एरा था अटल जी का। उस वक्त एक अथॉरिटी, एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है इरडा। उसके लिए भी एक्ट लाया गया, इरडा एक्ट 1999। तो उसका काम क्या था? बेसिकली उसका काम था कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनियां जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उनको नियामक था, वो उनके लिए कंट्रोल करेगा, नियम बनाएगा छोटे मोटे जैसे भी हैं। वैसे तो नियम सरकार बनाती है, लेकिन वो एक नियम बनाने वाली संस्था थी कि नियम फॉलो करवाएगी वो। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि अब लगभग 99 के बाद प्राइवेट कंपनियां आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि उसको कंट्रोल होने लगा। तो लगभग अब के आरा में बात करें तो लगभग 20-22 कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जिनमें कुछ भारतीय कंपनी के साथ टाइप है या फिर कोई प्राइवेट कंपनियों के साथ भी टाइप है जो बाहर से कंपनियां आती हैं। तो अब ये बात होगी हमारे एलआईसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आईपीओ के बारे में बात कर रहा था, फिर आईपीओ के प्रभाव के बारे में मैडम बात करेंगी। तो आईपीओ क्या है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों के मन में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि क्या एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, या फिर एलआईसी बेची जा रही है।
देखिए, पहला जब क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन कतई नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और दूसरे सवाल का ये जवाब होगा कि एलआईसी को बेचा भी नहीं जा रहा है। तो सर ये हो क्या रहा है? तो देखिए, ये बात उठती है कि हो क्या रहा है जब प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो रहा है और बेची भी नहीं जा रही है। तो देखिए, एक आईपीओ जारी किया जा रहा है। आईपीओ मतलब कि फुल फॉर्म अगर बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, सार्वजनिक निर्गम ऑफर कहते हैं इसको हिंदी में बात करें। तो देखिए, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की 10% शेयर इशू करती है शेयर मार्केट में, जिसे आम जनता भी खरीद सकती है और कोई भी प्राइवेट कंपनी खरीद सकती है। तो इसका मतलब कि आईपीओ मतलब कि 10% शेयर होल्डिंग जा रही है सिर्फ शेयर मार्केट में, नहीं कि पूरी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो दर्शकों को जवाब दे दिया गया है कि इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है और बेची भी नहीं जा रही है। इसकी सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग जो है आम जनता को बेची जा रही है, फिर प्राइवेट कंपनी भी उसको खरीद सकती है। तो सर, अब मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे इसका विरोध जो हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट कह रही है कि इससे पॉलिसी धारकों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसमें जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं इसका, वो इसमें विरोध का कारण क्या है? इसमें कर्मचारियों के विरोध करने का कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सवाल आपका बिल्कुल सही है दर्शकों को जानने के लिए कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, संसद में विपक्ष दल हो या फिर एलआईसी के कर्मचारी हो, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, संसद में विपक्ष दल का विरोध करने का कारण सिर्फ एक है कि जो एलआईसी शुरुआत की अगर हम बात करें 1956 में एलआईसी के लिए एक्ट लाया गया था, संसद में पारित हुआ, राज्यसभा में, लोकसभा में संसद के साइन हुए उस पर राष्ट्रपति के। तो अब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें, तो संसद में ही होना चाहिए। वो आम बात है कि संसद में ही उसका अमेंडमेंट होना चाहिए क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। तो उसका संविधान संशोधन होगा तो वो भी संशोधन संसद में ही किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो इसका संशोधन लाई है वो बजट में लेके आई है। सबसे बड़ी विपक्ष का विरोध करने का कारण यही है कि इसको बजट में लाया जा रहा है। जी, तो बिल्कुल एक कारण आप अगर समझना चाहते हैं तो पहला कारण ये है कि बजट के द्वारा लाया गया है इसको। और आप और हम सब ये जानते हैं कि बजट एक वित्तीय विधेयक है और वित्त विधेयक पर राज्यसभा का कोई खास महत्व नहीं होता है। और इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पर एक डिस्कशन जो आगे होना चाहिए उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं इसको वित्त विधेयक के माध्यम से लाकर। तो पहला इस पर ये बात है, ये मुद्दा रहा। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ने सर एक बात और कही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है या फिर इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमारे अनुराग ठाकुर हैं राज्य वित्त मंत्री, उनके थोड़ा सा मैं क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, उन्होंने संसद में बैठकर ये कहा कि कोई भी पॉलिसी होल्डर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जोनसी सेक्शन में एलआईसी के जो एक्ट है उसमें एक सेक्शन है, जोनसी सेक्शन में इसका अमेंडमेंट किया जा रहा है, सेक्शन 28। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या होता था कि पहले अगर आप जानना चाहें इस सेक्शन में पहले क्या होता था अमेंडमेंट से पहले, कि मैक्सिमम 5% जो टोटल प्रॉफिट होगा एलआईसी का फाइनेंशियल ईयर का, वो मैक्सिमम 5% गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अभी तक 95% किसको मिल रहा था? पॉलिसी होल्डर को, और मैक्सिमम 5% गवर्नमेंट को। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है कि मैक्सिमम 10% तक मिल सकता है गवर्नमेंट को। तो आप समझ चुके होंगे इन शॉर्ट में कि पॉलिसी होल्डर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। पहले 95% मिल रहा था मैडम, और अब 90% मिल रहा है। और उसमें साफ ये भी लिखा है कि अगर बोर्ड चाहे तो 5% से ज़्यादा दे सकती है। इसका मतलब बोर्ड किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हमें कम प्रॉफिट मिले। अब देखिए, प्रॉफिट की बात आई गई है तो अगर हम बात करें एलआईसी को प्रॉफिट की, तो 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट था एलआईसी का लगभग 6 लाख करोड़ था। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। 6 लाख करोड़ प्रॉफिट, मतलब कि इसका 5% गवर्नमेंट को मिलता हुआ आया था अब तक, और इसका 10% भी लगभग। तो अगर हम बात करें इसके कैपिटल की, प्रॉफिट से हम कैपिटल पे आते हैं कि इसकी कैपिटल कितनी होगी। इसकी कैपिटल लगभग 37 लाख करोड़ है। हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी सार्वजनिक सेक्टर की। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एलआईसी को हमारे गवर्नमेंट का
जी। संकट मोचन कहा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, संकट मोचन भी कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि जैसे कि मान के चलिए अभी हाल ही में क्या हुआ, आईडी बैंक के बारे में आप जानते होंगे, वो संकट में था, वो लॉस में चल रहा था। तो लगभग 50% शेयर होल्डिंग LIC ने खरीदी उसकी। जी। तो क्या गवर्नमेंट सोच रहा है कि बैंक डूब जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, तो भैया तुम्हारा प्रॉफिट इतना सारा है तो तुम उसको खरीद लो। हाँ। और LIC ना जाने कहाँ कहाँ सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट हाँ। करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, माइन सेक्टर में, पता नहीं कहाँ कहाँ सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में भी करता है, ONGC में भी अपने इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जैसा कि मैडम ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि संकट मोचन भी है गवर्नमेंट का ये। हाँ, ये गवर्नमेंट की एक, आप कह सकते हैं कि अगर आप एक दुधारू पशु भी लेते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है कि मॉर्निंग में वो दूध देगा और इवनिंग में देगा, जी, शाम में बिल्कुल। देगा। पर ये गवर्नमेंट का एक ऐसा दुधारू पशु आप कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। जिससे गवर्नमेंट जब चाहे अपने समय के हिसाब से, मांग और जरूरत के हिसाब से दूध ले बिल्कुल, सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और अभी आप वर्तमान में देखते भी हैं तो 70 से 75% मार्केट होल्ड है LIC पर। और अभी वर्तमान समय में प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, प्राइवेट बहुत जी। सारी कंपनियां हैं लगभग पर 20 साल ही हुए हैं। हाँ, अब भी अस्तित्व जो है आप कह सकते हैं एक होल्ड LIC का है। जी, कंट्रोल है मार्केट पे। 70 to 75%, अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल सर बिल्कुल इतना गलत नहीं हूँ तो। इतने ही, मतलब ये कहने, मैडम के कहने का मतलब है कि अगर 100 कंपनियां हैं, मतलब कि माफ कीजिएगा 100 पॉलिसी होल्डर हैं, वो अपनी पॉलिसी 75%, 100 आदमी है, 75 आदमी सिर्फ LIC में अपनी पॉलिसी कराते हैं, जी। क्योंकि उनका विश्वास है एक तो कि गवर्नमेंट की है, कहीं पैसा डूबेगा नहीं। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट कंपनियों को आने के बाद भी लगभग 25% ही लोग बाग प्राइवेट कंपनियों से अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, पॉलिसी कराते हैं। तो गवर्नमेंट का विश्वास, लोगों का विश्वास हो गया इस पॉलिसी पे, इस LIC पे, हमारी पे। तो सर अब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बिल्कुल। इसमें। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट जैसे अभी हमने कहा, मोहित जी ने भी बिल्कुल ये बात आपको साबित भी कर दी कुछ आंकड़ों के साथ कि बिल्कुल संकट मोचन कहा जाता है। जी। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि क्यों हम उधार बाहर से लें, जी बिल्कुल। अगर हम अपने देश से ही पैसा लेके काम चला सकते हैं, देश की वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं, तो उधार बाहर से क्यों लिया जाए। और कुछ चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मोहित जी हमें बताएंगे कुछ। जी देखिए, गवर्नमेंट क्या कह रही है अभी हाल फिलहाल में मैडम, कि कोरोना काल में फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो इसके प्रभाव की बात करें हम, तो इसके प्रभाव गवर्नमेंट को ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे, गवर्नमेंट किसी भी सार्वजनिक सामाजिक कार्य में इसको इन्वेस्टमेंट कर सके, इस पैसे का जो भी। अब हम बात करते हैं क्या कोरोना काल में ही IPO की बात हुई? जी नहीं, इससे पहले बजट जब पास किया था निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें भी इन्होंने बात कही थी कि हम लगभग LIC और भी तो छोटी दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां जो गवर्नमेंट PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको फुल्ली प्राइवेटाइज किया जाएगा और LIC का IPO जारी किया जाएगा। तो पहले ये हो गया कि हमारा IPO की बात शुरू से चलती आ रही है। अब गवर्नमेंट को प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, गवर्नमेंट को जैसा कि मैडम ने बताया कि फंड्स मिलेंगे जी। कि मैडम का, जैसे मैडम ने शॉर्ट में बताया था कि एक संकट मोचन, तो गवर्नमेंट अभी संकट में है, तो लगभग 10% इसका IPO जारी किया जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास फंड्स आ जाएंगे। दूसरा, अगर इसके प्रभाव की बात करेंगे, पॉजिटिव में प्रभाव बात करें कि गवर्नमेंट करेगी, इसमें टेक्नोलॉजी आएगी, ग्लोबल प्रैक्टिस आएगी, तो वो अच्छी बात है, ग्लोबल प्रैक्टिस आएगी इसमें। अगर हम सर ऑल ओवर इनको इसको कंक्लूड करें, जैसे हमने कर्मचारियों का भी मुद्दा देख लिया कि जी। क्यों वो इस हड़ताल पर है, क्यों उसके खिलाफ हैं वो, जी, विपक्ष हमने क्यों विरोध कर विपक्ष रहा है। भी देख लिया, साथ ही बिल्कुल। साथ हमने पॉलिसी होल्डर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा ये चर्चा भी देख जी। ली, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया। बिल्कुल। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, जी। इसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें, तो ऑल ओवर निष्कर्ष क्या होगा इसका? देखिए, आपने सही बात की, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट अगर हम इस वीडियो को देखेगा तो उसको ये फैक्चुअल नॉलेज तो मिल ही जाएगी, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? देखिए, ये निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है कि मेंस में हमारे काम आता है लिखने के लिए, और हमारे आंसर राइटिंग में भी काम आता है मेंस में और एस्से में। अगर मान के चलिए इकोनॉमी पे कोई एस्से आ गया, IPO पे ही पूछ लिया, डिसइन्वेस्टमेंट पे ही पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे? तो देखिए, प्रभाव के, जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट को फंड मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि ग्लोबल प्रैक्टिस आएगी और टेक्नोलॉजी आएगी, इसमें अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी आएगी। और तीसरी बात क्या होगी इसमें, जैसे कि मान के चलते हैं मैंने 10% पर्सनली, मेरी कंपनी है कोई, मैंने उस 10% को खरीद लिया, IPO मैंने पूरा LIC का मैंने खरीद लिया, और मैं एक अच्छी कंपनी हूँ मैनेजमेंट के, उसमें मेरी एक अच्छी कंपनी है मैनेजमेंट के उसमें, तो मैं मैनेजमेंट अच्छा कर पाऊँगा
और अगर जैसे कि LIC अपने प्रॉफिट को कहीं भी इन्वेस्टमेंट में कर देती थी, IDBI में, बैंकों में, माइन सेक्टर में, कोल सेक्टर में, कोई से भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देती, तो उसकी जवाबदेही बनेगी मेरे लिए कि मेरी कंपनी जो होगी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी कि अच्छे से बता पाएँ कि LIC कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सब बातें ट्रांसपेरेंसी आएगी, जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट के प्रति, और जो 10% शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स है, उनके प्रति। अब देखिए, तो हमारे थोड़े पॉजिटिव हमने देख लिए। इसके अगर नकारात्मक प्रभाव बात करें तो मैडम मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक है कि 2000 के एरा में, अटल जी के एरा में प्राइवेट कंपनी आ चुकी थी। हाँ जी। फॉरेन कंपनी अभी आई, FDI हुआ अच्छा हमारी LIC में, सॉरी इंश्योरेंस कंपनियों में, वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी और ग्लोबल प्रैक्टिस भी लेके आएंगी। तो उन टेक्नोलॉजी लाने का और ग्लोबल प्रैक्टिस लाने का हमारी जनता पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अभी भी 25%, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि लगभग 25% ही लोग बाग प्राइवेट कंपनी से अपनी पॉलिसी कराते हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी आनी होती और ग्लोबल प्रैक्टिस आनी होती तो वो पहले आ जाती। तो सर, अगर हम फाइनल कंक्लूड करें तो हम इसमें एक चीज पे, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि बिल्कुल जनता पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सर ने आप लोगों के माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स पर इम्पैक्ट बता चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि ग्लोबल प्रैक्टिस आएगी, पर दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ग्लोबल प्रैक्टिस होनी होती तो जब 1990 और 1991 का एरा चल रहा था, उस समय उदारीकरण आया था, तो जो भी चीज आनी होती वो अब तक आ जाती। बिल्कुल। हाँ, पर हम इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं कि पारदर्शिता आएगी, लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी इसकी। साथ ही साथ अब इसमें दूसरी बात हम इसकी नेगेटिव ये चर्चा कर सकते हैं कि एक डर जरूर पैदा हो गया है इसके माध्यम से कि पहला कदम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसे पहला कदम माना जा रहा है। तो ये एक लोगों के अंदर अब इसका नेगेटिव कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रभाव रहेगा। एक डर तो शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, कर्मचारियों में डर लाजमी है उनका, और जो पॉलिसी होल्डर्स है उन पे भी पर आपको हमने बता ही दिया है। और कर्मचारियों में फर्क इसी वजह से कि जिस भी कंपनी PSU का IPO जारी होता है तो उसका अगला चरण प्राइवेटाइजेशन ही होता है। मतलब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में पहला कदम होता है IPO। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि लगभग हम 75% से ज़्यादा इसकी शेयर होल्डिंग बेचेंगे नहीं, प्राइवेट मतलब कि 25% ही बेचेंगे, 75% गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। अब वो तो सर आगे, बस फिर आज की कंक्लूजन में इतना ही है। जो इम्पैक्ट रहेगा, क्या इसका पॉजिटिव नेगेटिव, हमने सब पे चर्चा कर ली, और बाकी आगे आने वाला समय ही डिसाइड करेगा। डिस्कशन हम अभी जो वर्तमान समय का हमने सारा कर लिया है, पर आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट कितना इसका प्राइवेटाइजेशन करती है वो भविष्य के गवर्नमेंट ही जानती है। बिल्कुल, गर्त में ही है, वो उसका संकट मोचन है, कब काम किससे आए नहीं जानते हैं। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।